इमेजिन करें कि आपने मीट से बनी हुई अपनी एक पसंदीदा डिश खाई, मीट यानी गोश्त से बनी हुई, और उसके बाद एक आपकी बॉडी में एक ऐसा इन्वेडर चले जाता है जो अब आपके फूड को भी अब्जॉर्ब करता रहेगा, आपकी एनर्जी को भी अब्जॉर्ब करता रहेगा। यही वजह है कि आपका एनर्जी लेवल लो होता रहेगा और आप वेट लॉस का भी शिकार हो जाएंगे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट टेप वर्म, जो कि एक लॉन्ग फ्लैट रिबन लाइक वर्म होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, और इंटेस्टाइन के वॉल के साथ ये स्टिक होता है अपने हेड स्कॉलिक्स की मदद से। और इसके हेड के अंदर सकर्स भी होते हैं एंड हुक्स भी होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो इसका हेड किस तरह का है। अगर इसके लाइफ साइकिल की बात की जाए तो लाइफ साइकिल इसका इस तरह से स्टार्ट होता है कि ऑब्वियसली इसके जो एग्स होते हैं वो ह्यूमन स्टूल के अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर एक ऐसी सॉइल जो कि ह्यूमन स्टूल से कंटेमिनेट हुई हुई है, अगर उस सॉइल में फूड, वाटर या ग्रास को काऊ या पिग खा लें, तो ये जो टेपवर्म होते हैं उनके जो एग्स होते हैं वो उनकी बॉडी में चले जाते हैं, यानी काऊ और पिग की बॉडी में चले जाते हैं, उनके इंटेस्टाइन्स में पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके उनके इंटेस्टाइन्स में पेनिट्रेट कर जाते हैं। वहाँ से पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए उनके मसल्स में चले जाते हैं और उनके मसल्स में जाके ना सिस्ट बना देते हैं। अब अगर एक ऐसी काऊ का गोश्त अगर एक इंसान खाएगा, वो भी अंडर कुक्ड हालत में अच्छे तरीके से पकाए बगैर, तो ये सिस्ट उसकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जाएंगे, ह्यूमन बॉडी में उसी तरह इंटेस्टाइन्स में जाएंगे, और इंटेस्टाइन्स में जाकर फिर अडल्ट टेप वर्म में ये ग्रो कर जाएंगे। और इसी तरह से ये जो है सेगमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे जिनको प्रोग्लोटिड्स बोला जाता है, और इनमें जो एग कंटेनिंग प्रोग्लोटिड्स होते हैं ना उसको ग्रेविड बोला जाता है, जो फिर स्टूल के साथ पास आउट भी होते हैं और फिर साइकिल इसी तरह से रिपीट होता रहता है। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो सिम्टम्स में ये होता है कि स्टमक अपसेट रहता है, पेट में दर्द रहती है, या फिर खाना खाने को दिल नहीं करता, लूज़ मोशन का अक्सर मतलब लूज़ तरह के स्टूल आ रहे होते हैं, या डायरिया की शिकायत रहती है, वेट गिर रहा होता है। उसके अलावा जो है ना हंगर पेन्स, यानी ऐसे लगता है कि भूख से बस बुरा हाल है, कुछ खाने को मिल जाए। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेकफास्ट अगर आप स्किप करते हो तो जो आपके पेट में आपको महसूस होता है ना उसको हंगर पेन्स बोलते हैं। तो ये जो टेपवर्म वाले पेशेंट्स होते हैं ना, इनमें खाना खाने के बावजूद भी इनको हंगर पेन्स की शिकायत होती है। इसके अलावा जो है ना इनके अंदर साल्टी फूड्स को, नमकीन चीज़ों को लेके क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसकी सिम्टम्स थी। अब इसकी प्रिवेंशंस की बात की जाए तो प्रिवेंशन में यही है कि हमेशा जो है वो मीट को प्रॉपरली कुक करने के बाद यूज़ करना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, टॉयलेट को अब नीट क्लीन रखना चाहिए, और हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये इसकी प्रिवेंशंस हैं। सो इंटेस्टाइनल वर्म्स की मेरी पिछली वीडियोस जिसमें मैंने राउंड वर्म के बारे में, हुक वर्म के बारे में, पिन वर्म्स के बारे में बताया, और इसमें मैंने आपको टेप वर्म के बारे में बता दिया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने आपको इसकी इंटेस्टाइनल वर्म्स की होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में भी बताना है। तो अब क्योंकि टेप वर्म हमारी लास्ट टाइप थी जो कि मैंने आपको बता दी, तो अब लास्ट पे हम लोगों ने बात कर लेनी है होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में कि इंटेस्टाइनल वर्म्स के लिए होम्योपैथिक रेमेडीज़ किस तरह से हेल्प करती हैं। सो अगेन आपको पता है कि हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि जो होम्योपैथिक में मेडिसिन्स होती हैं ना वो प्रेस्क्राइब की जाती हैं पेशेंट की साइकोलॉजी को देखकर, उसकी मेंटालिटी को देखकर, उसके टेम्परामेंट को देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर, उसके थर्मल रिलेशन को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी इंडिविजुअलाइजेशन को देखकर। तो यहाँ पर जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैं बताती हूँ वो जस्ट फॉर अवेयरनेस बताती हूँ। तो इसकी इंटेस्टाइनल वर्म्स में एक मेडिसिन दी जाती है साइना। साइना में बच्चा जो होता है ना वो चिड़चिड़ा होता है, चेहरे से बच्चा बीमार लग रहा होता है, पेल कॉम्प्लेक्शन होता है, रात को बच्चा दांत पीसता है, आंखों के गिर्द हल्के होते हैं, अक्सर औकात उसको कन्वल्जन्स पड़ने का भी यानी दौरे पड़ने का भी खतरा होता है, भूख ज़्यादा लगती है, कभी कभार जो होती है कम होती है यानी वेरिएबल एपिटाइट। उसके अलावा नाक में उंगली देता है, नींद में चींकता है, हाथ पाँवों में झटके लगते हैं, और मिल्की यूरिन होता है, उसमें साइना जाती है। इसकी एक मेडिसिन जो होती है वो ट्यूक्रियम भी होती है। तो ट्यूक्रियम जो होती है ना इसमें ये स्पेसिफिकली राउंड वर्म्स में दी जाती है। इसके अलावा बच्चे को रेक्टम में इचिंग जिन बच्चों को होती है उनमें भी दी जाती है। इसकी एक मेडिसिन सेंटोनिनम भी होती है जो कि कीड़ों की एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। कन्वर्जन्स का शिकार हो जाता है बच्चा कीड़ों की वजह से, राउंड वर्म्स। इसके अलावा इसकी एक मेडिसिन क्लेडियम भी होती है। क्लेडियम में वर्म्स जो होते हैं ना मूव करके ना पेरिनियम से वजाइना में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चियों में सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज हो जाती है। इसकी एक मेडिसिन सबाडीला भी होती है। सो सबाडीला में बच्चे को वर्म्स के साथ नोज़िया, वोमिटिंग एंड कोलिक की शिकायत होती है। स्टैनम इसकी एक मेडिसिन होती है। डॉक्टर हानीमन के मुताबिक ना ये कीड़ों को कह लें कि सुस्त कर देती है ये वाली मेडिसिन, और वो फिर वो कीड़े आसानी से किसी भी प्रजेटिव्स के इस्तेमाल से बाहर आ जाते हैं। एंड बच्चे का जो कलर होता है वो पेल कलर होता है एंड ब्लू या फिर डार्क, कह लेंगे उसकी आंखों के गिर्द या तो ब्लू कलर के हल्के होते हैं या फिर डार्क कलर के होते हैं, डार्क सर्कल्स।
और इसकी एक जो तमाम तरह के कीड़ों की एक मेडिसिन होती है, क्यूप्रम ऑक्सीडेटम नाइग्रम, क्यूप्रम ऑक्सीडेटम नाइग्रम इसकी एक मेडिसिन होती है जो तमाम तरह के कीड़ों का खात्मा करती है। सो ये सारी की सारी जो थी ना इंटेस्टाइनल वर्म्स की होम्योपैथिक मैनेजमेंट थी। इंटेस्टाइनल वर्म्स में मैंने इस पार्ट में आपको टेप वर्म के बारे में बताया, जिसमें उसके लाइफ साइकिल के बारे में बताया कि किस तरह से वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके जो है वो फिर अडल्ट टेप वर्म में कन्वर्ट होता है। और अगर ह्यूमन बॉडी से भी आगे मैं आपको एक चीज़ बताना थोड़ी सी भूल गई, इसमें ये होता है कि अगर टेप वर्म इंटेस्टाइन्स में जाके हैच होता है लार्वा, फिर माइग्रेट करके ना ब्लड स्ट्रीम से फिर दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक ह्यूमन जो है वो इस वाले यानी कि काऊ के अंडर कुक मीट को फिर यूज़ करते हैं, तो वो जो सिस्ट होते हैं उसकी बॉडी में जाते हैं ह्यूमन की, और ह्यूमन की बॉडी में इंटेस्टाइन्स के अंदर जाके अडल्ट टेप वर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब टेप वर्म में ये भी होता है कि टेप वर्म के जो एग्स होते हैं ना वो आपके इंटेस्टाइन में हैच करते हैं। उसी तरह लार्वा जो होता है ना वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए दूसरे ऑर्गन्स या टिश्यूज़ की तरफ माइग्रेट करके ना वहाँ पर सिस्ट फॉर्मेशन कर देता है, और इस कंडीशन को बोला जाता है सिस्टी सिरकोसिस। और सिम्टम्स जो होती हैं ना ऑब्वियसली डिपेंड करती हैं जहाँ पर जिन ऑर्गन्स के अंदर सिस्ट बना है। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन में सिस्ट बना है ना तो इसको बोला जाता है न्यूरो सिस्टिसिरकोसिस। सो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है, क्योंकि फिर इसमें हेडेक्स होती हैं, सर दर्द होती है, सीजर्स, दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, कन्वल्जन्स, और इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ये सिस्ट मसल्स के अंदर बने तो फिर ये जो है ना स्किन में या मसल्स में विजिबल लंप की सूरत में हमें दिखाई दे रही होती हैं। आइज़ में अगर बन जाएँ पीछे तो फिर सिस्ट इसकी वजह से ब्लरी विजन हो जाती है, और समटाइम जो है वो विजन लॉस भी हो जाता है। तमाम तरह के कीड़ों को इंटेस्टाइन से ख़त्म करने के लिए, या इंटेस्टाइन्स का कह लें कि एक तरह का सफाया करने के लिए ना एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है। उसमें करना ये होता है कि जो पम्पकिन सीड्स होते हैं ना उनको पानी के अंदर बॉईल करते हैं, इतना बॉईल करते हैं कि वो नरम हो जाए। वो जब नरम हो जाते हैं तो उनका पेस्ट बना लिया जाता है, और फिर तकरीबन 1 चम्मच पेस्ट जो होता है ना वो गर्म पानी या फिर गर्म दूध से अगर आप ले लेते हो तो इंटेस्टाइन्स पूरी की पूरी क्लियर हो जाती हैं ईच एंड एवरी टाइप ऑफ वर्म से।